नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सरोकार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सरोकार कार्यक्रम में हम जनता से जुड़े राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं और इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमेशा हमारे साथ में या किसी विभाग के अधिकारी या जनप्रतिनिधि यहाँ पर आमंत्रित होते हैं और उनसे हम सीधी बात करते हैं। जब बात होती है कि केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं, लोगों के लिए क्या लाभ पहुंचाए जा रहे हैं, तो ये हमारा फ़र्ज बनता है कि हम उन योजनाओं को आप तक सीधे पहुंचाएं। और ये बहुत ही अच्छा होगा कि किसी जनप्रतिनिधि के माध्यम से ये योजनाएं हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि आप भी इस योजना में शामिल होकर इसका लाभ ले सकें और देश और प्रदेश के विकास में भागीदार बन सकें। तो आज केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उन पर बातचीत करने के लिए विशेष रूप से हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सुप्रसिद्ध मैं कहूँगा, जिन्हें आप नाम से जानते हैं, उनका उपनाम है काऊ। तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ जी से मैं आपका तारुफ करवाना चाहता हूँ। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। उत्तराखंड के दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में मैं सबसे पहले चार धाम जो हमारे इस समय दर्शन चल रहे हैं जी, उनको प्रणाम करता हूँ और दूरदर्शन के सभी दर्शकों को आभार और धन्यवाद देता हूँ और उनको मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। सर, जैसे कि हम बात कर रहे हैं आज की, हम योजनाओं की बात करेंगे, केंद्र की या राज्य की जो भी योजनाएं हैं। कार्यान्वयन का कार्य जो है वो राज्य पर होता है, तो इसलिए आप लोगों की भी वो जिम्मेदारी है कि केंद्र से जो योजनाएं चल कर आ रही हैं उनका आप प्रॉपर तरीके से कार्यान्वयन करें। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि 2014 के बाद से लगभग 100 से अधिक योजनाएं इस तरह से आ चुकी हैं, जो कि प्रधानमंत्री की तरफ से विशेष रूप से आई हैं, और इसका लाभ भी हमें देखने को मिला जब 2019 में कोविड महामारी का प्रकोप हुआ। तो आप सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं आपसे कि इन योजनाओं के बारे में थोड़ा विस्तार। मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने एक गरीब, निर्भर वर्ग से लेके मध्यम वर्ग और सभी क्षेत्रों को, चाहे वो हमारे उत्तराखंड से संबंधित नहीं भी हैं, चाहे आज समुद्र के किनारे जो मछुआरे हैं या कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो पूरे हर क्षेत्रों के हिसाब से उनके द्वारा आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी की कितनी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जी जनधन और इस तरह करके 100 से अधिक योजनाएं हैं। और चाहे हम उत्तराखंड आज हमारे अपने संसाधन नहीं हैं, अगर केंद्र की हम पे मेहरबानी ना हो, ये योजनाएं ना हो, तो उत्तराखंड की स्थिति क्या होगी ये आप सब हमारे दर्शक स्वयं भी जानते होंगे कि। और सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री जी का इसलिए आभार हम करते हैं कि उनको उत्तराखंड से बहुत लगाव है। जैसे केदारनाथ आजकल यात्रा चल रही है, 4 धाम का प्रोजेक्ट चल रहा है, और आपने देखा होगा कि अभी यात्रा प्रारंभ हुई और रिकॉर्ड सारे टूटते जा रहे हैं। इतनी पब्लिक जनता आ रही है उसके ऊपर कि हमें संभालना, मतलब रोक रोक के यात्रा को कि भाई अभी रोक के आओ, थोड़ा संभल के चलो। इतना ये सब जो 4 धाम के प्रोजेक्ट हैं और जो नेशनल हाईवे बन के आए हैं, और ये सब उसकी देन है। तो जिस तरह से मतलब अप्रत्याशित रूप से लोगों की भीड़ उमड़ती जा रही है, श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ता जा रहा है, तो शासन प्रशासन को भी शायद इस बात की इतनी अपेक्षा नहीं थी, इतनी उम्मीद नहीं थी। तो कहीं ना कहीं आप इसको जोड़ करके देखते हैं कि जो ये विकास जो हुआ है, प्रधानमंत्री जी की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं या लोगों से जुड़े हुए सरोकार हैं, उसका ये फल उत्तराखंड को मिला है। ये उत्तराखंड को, ये तो सब पूरा देश देख रहा है। मैंने अभी कहा ना, एक गरीब नीचे से तबके से लेकर निम्न वर्ग का जी भी है। जैसे सबसे पहले हमने प्रधानमंत्री जी ने एक योजना दी, जनधन वाली, और जनधन में जो महिलाओं के नाम से या गरीब, उनके आज तक कभी खाते ही नहीं खुले थे। शायद मैं समझता हूँ कि उन योजनाओं के, इन समस्त योजनाओं के केंद्र में अगर हम देखें तो जनधन योजना है। उसी के साथ एक और योजना थी जो मुद्रा लोन योजना हुई। तो जनधन जब हुआ, उसके बाद मुद्रा लोन हुआ, तो बहुत से लोगों को, हमारी बहनों को, कोई सिलाई का काम कर रही है, कोई बुनाई का काम कर रही है, तो अपने
परिवार का आर्थिक स्थिति सुधारने का मौका मिला और वो उससे लाभ उठा रहे हैं जी। तो ये एक, मैं इसलिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ और उनका बारंबार आभार करता हूँ कि एक ऐसी सोच के साथ कि जो भी योजना है और उसको जब वो नीचे धरातल पर पहुंचकर उसका लाभ आम जनता को मिलना होगा, तो एक बहुत बड़ा काम हमारे बीच में आने वाला समय में अपने आप दिखाई देगा, जैसे दिख रहा है। यही नहीं, जनधन की तो बात ये दोनों हो गई, ऐसे ही उनकी बहुत, जिनको हम कह सकते हैं कि इतनी ऐसी योजनाएं हैं कि जिससे हमारे, मैं एक विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता हूं, अगर मेरी विधानसभा में एक गांव उसमें संसाधन अच्छे आएंगे तो गांव के बाद प्रदेश का विकास होगा जी, शहर का हो गया, मान लिया जिला हो गया, जिले का विकास होगा, जिले के बाद हम आएंगे प्रदेश में, अगर प्रदेश का विकास होगा तो देश तो अपने आप ही आगे बढ़ेगा। तो ये एक सोच के साथ काम किया जा रहा है कि पहले जहाँ हमारा जो आम जनता है उस तक लाभ पहुँचे। आपने अभी योजनाओं के बारे में बताया, तो आज अगर हम डायरेक्ट सब्सिडी देते हैं जी, वो सीधी जो भी योजना है हमारी लाभार्थी के खाते में जाती है। उसमें चाहे ये जो पहले हम गैस के सब्सिडी देते थे, ये भी एक योजना है कि उनके सीधे खाते में जाए, और जितने भी दूसरे बोगस खाते जिनको हम कह सकते हैं कि जो बहुत फेक अकाउंट होते हैं, वो सब बंद हो रहे हैं। इसी तरह हमारे आर्थिक स्थिति के लिए हमारे गरीबों की, चाहे वो हमारे जो बेसहारा हैं या हमारे विधवा हैं, पेंशन वगैरह हैं, उनके लिए भी आज सीधी उनके खातों की व्यवस्थाएं हैं। और साथ साथ हमारी बहुत सी योजनाएं, सबसे बड़ा अगर हमने मिथक तोड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने, तो उत्तराखंड में सबसे बड़ा सहयोग वो है किसान सम्मान निधि का, और सीधा लाभार्थियों में, क्योंकि ये सीधा जो उनके खातों में जाकर लाभार्थी तक पहुंचता है जी, तो उससे आज उत्तराखंड का कोई भी परिवार, क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो उत्तराखंड के जो ऊपर गांव हैं पहाड़ों पर, वो संयुक्त परिवार है। उमेश जी, हमारे दर्शक यहाँ पर जानना चाह रहे होंगे कि ये जो आपने बताया कि किसान सम्मान निधि, तो क्या प्रदेश के सभी किसान जो इस दायरे में आते हैं वो जुड़ चुके हैं इस योजना? हाँ, उसमें ज़्यादा अधिकतर जुड़ चुके हैं। मेरा ख्याल जो नहीं भी जुड़ा उसकी अपने किसी कमी के कारण, मतलब शायद उनकी आय कुछ ज़्यादा, हाँ, वो तो जो पात्रता की शर्तें पूरी ना करते, वो पात्रता की जो शर्तें हैं उसमें कई लोगों से हम वापस भी, हमारी सरकार ने कहा है कि जो इस पात्रता के श्रेणी में नहीं आते उनसे वापस भी मांगने के निर्देश दिए गए जी, ताकि किसी पात्र को उसका लाभ मिल सके। जो अब कोई रह भी गया तो इसमें वो सब कवर हो जाए। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि एक बार ये जो है योजनाएं चलाने के बाद में उसका जो है सही तरीके से धरातल पर जाकर के उसकी चेकिंग भी हो रही है कि पात्र को मिल रहा है या पात्र को, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि आपूर्ति विभाग द्वारा राशन करने की बात की जा रही है। तो एक और इसमें बहुत बड़ी योजना है जी, कि आपका राशन कार्ड अगर यहाँ देहरादून का है और आप किसी कारण से बाहर गए परिवार के साथ, तो आपको अगर कहीं भी हिंदुस्तान के किसी भी भाग में अगर राशन की जरूरत है तो आपने वो कार्ड दिखाना है जी, और आपको वहाँ राशन उपलब्ध हो जाना है। और इसके बाद ये भी योजना आ रही चल रही है, वन नेशन वन कार्ड जी, ये अभी इसी उसमें नई कड़ी नई जुड़ी है जी। अगर हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो पर्यटन की आपने बात की, आज क्या स्थिति है सड़कों को लेकर के या बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर? मैं पूरे हिंदुस्तान की सड़कें आज देखें जी, और मैं प्रधानमंत्री जी का और अपने परिवहन मंत्री गडकरी जी का आभार और धन्यवाद करता हूं, और मुझे कहने में गर्व महसूस है कि जो उन्होंने ये किया है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हमारी जितने भी नेशनल हाईवे हैं जी, जहाँ भी हम पहले 4 घंटे 5 घंटे में पहुंचते थे, आज आधे समय में पहुंच रहे हैं। और नए 4 धाम की आप देख ही रहे हैं, अब एक नई रोड बनने जा रही है जी, जो हमें दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे में पहुंचाएगी, जो सहारनपुर अभी भी समय कम हो गया है, 3.5 घंटे में 3.5 घंटे में आप पहुंच रहे हैं, लेकिन 1 घंटा और कम हो जाएगा जी,
ये जो अभी बन रही है एलिवेटेड रोड, तो ये ही चीज़ें हैं जो आने वाले इंडिया को आगे बढ़ाएगा। जी। जब हम प्रदेशों को लिंक जोड़ देंगे और वहाँ सबसे बड़ा साधन आने जाने का जब हमारे हर परिवहन का मिलेगा तो निश्चित रूप से विकास वहाँ तक पहुँचेगा। जी। आज हमारा कहीं भी कोई फसल होती है, कोई भी सब्जी होती है, सब्जियों को भी किसान से उठाकर मार्केट देकर और जहाँ मांग है वहाँ पर भेजने की भी योजना है। जी। तो ये सारी हमारी अगर परिवहन व्यवस्था अच्छी होगी तो निश्चित रूप से पूरे देश को फायदा होगा और देश आगे बढ़ेगा। जी। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि पर्यटन प्रदेश के लिए सड़कों का एक जाल होना बहुत आवश्यक है। ये चार धाम इसी का ही एक वो जी, है। बिल्कुल, ऑल वेदर रोड उसमें एक कड़ी है अपने आप में, और लोग बड़ी संख्या में इसी वजह से यहाँ पर आ भी रहे हैं। अभी जैसे ही ये जो कर्णप्रयाग वाला जी प्रोजेक्ट हमारा पूरा होगा, जी जी, और ज़्यादा भी, इससे भी ज़्यादा कई गुना रेल प्रोजेक्ट जी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग लगभग उसमें बहुत काम हो गया है और आखिरी जो होने हैं ये 24 तक पूरा होगा जी। और ये पूरा होते ही तो आज जो स्थिति है आप कल्पना करें कि उस समय कितना पर्यटन हमारे प्रदेश में आएगा, तो और उसका लाभ प्रदेश को ही तो होगा। लेकिन प्रदेश को भी एक व्यापक नीति इस पर बनानी पड़ेगी ताकि सुचारू रूप से वो प्रबंधन हो सके। ये सबसे महत्वपूर्ण है जी कि आज थोड़ा सा हम दिक्कत महसूस कर रहे हैं, हमने अनुमान इतना नहीं लगाया था जी। आज आने वाले समय में हमें अभी से अनुमान लगाने पड़ेंगे कि जैसे जैसे पहले तो सड़कों का प्रोजेक्ट हमारा पूरा होगा, उसके बाद और यात्रा पर्यटन बढ़ेंगे, फिर जब कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल मार्ग पूरा हो जाएगा तो कितना हमें पर्यटन नया आएगा जी। और कई तो हमारे आसपास के क्षेत्रों के उस रेल में कि यहाँ पहाड़ों तक कैसे चली पहुँची है जी, जी, उस रेल को देखने आएंगे। हमें याद है कि शिमला की वो जब छुक छुक गाड़ी चलती थी तो बचपन में हम जाकर बाई कार की जगह जी उस गाड़ी से जाना ज़्यादा छोटे होते पसंद करते थे। तो ये भी एक बहुत बड़ी कि यहाँ तो बड़ी वाली ट्रेन जाएगी और कहाँ पहाड़ों तक पहुँचेगी कर्णप्रयाग तक, तो ये एक उसके नाते भी लोगों में एक देखने की इच्छा जागृत होगी, उत्सुकता बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर बहुत होंगे। और मैं समझता हूँ ये होना भी चाहिए क्योंकि इतने साधन संपन्न प्रदेश से हम लोग नहीं आते हैं और राजस्व उत्पादन का शायद पर्यटन ही एकमात्र हमारा उत्तराखंड सबसे बड़े, अगर केंद्र हमारे इतनी मदद ना करे, हमारे संसाधन कम है जी, तो उन कामों के लिए हमारा पर्यटन ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। बिल्कुल। और या हमारे ये नदियों के जल हैं और उनमें अभी जितनी भी वो सब यूपी के समय की हैं, अब नए प्रोजेक्ट जो उत्तराखंड को मिल रहे हैं उनमें अभी समय लगेगा जी। और उसको देखते हुए पर्यटन हमारा मुख्य बिंदु है जिससे हमारे सरकार को भी और यहाँ के जो अपने रोजगार के साधन हमारे जितने उस क्षेत्रों में हमारे निवासी हैं उनको रोजगार मिलेगा। बिल्कुल। वहाँ के नवयुवकों को अपना काम करने के लिए रोजगार मिलेगा और उन्हीं को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने कितने, चाहे वो कौशल विकास हो या और भी कई योजनाएं हैं, उसमें सबसे बड़ा कि वो स्वयं अपने आप में अपना कारोबार करे, तो बहुत योजनाएं हैं जिसमें स्टार्टअप ये वो इसी की कड़ी है, एक संबल है, इसी में है जी। उसमें इसके साथ साथ आप हर चीज़ का मतलब जैसे अब हमारा ये युग चल गया जी, जो हमारे फ़ोन वगैरह हैं, इंटरनेट है, उसके माध्यम से हम कितनी योजनाओं के प्रोजेक्टों को हम बनाकर उसका लाभ ले सकते हैं। बल्कि सभी योजनाओं में पंजीकरण जो है ऑनलाइन किया जाता है, ऑनलाइन हो रहा है जी, हर चीज़। विधायक जी, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब हम बात कर रहे हैं कि सरकारी योजनाओं की और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं, तो नमामि गंगे भी एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, तो इस पर अभी वस्तु स्थिति क्या है और धरातल पर कितने काम हो रहे हैं? नहीं, देखो, हमारा धार्मिक आस्था का प्रदेश है जी, और गंगा उत्तराखंड की धरती से निकल के गई है और पूरा मतलब भारत गंगा एक हृदय से पूजने का पवित्रता के रूप में हम अपने
पूर्वजों के जो हमारे पितृ हैं उनके सबको तारने की काम करती है, लेकिन जीवनदायिनी भी है। जीवनदायिनी। और इसका अगर हम सफाई करेंगे तो निश्चित रूप से, अब जैसे आप देख ही रहे होंगे कि इस बार जितने पर्यटन आए हैं, और आज केदारनाथ की हम बात करें तो आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था कि 2 या 2.5 क्विंटल पता नहीं कितने क्विंटल कचरा, तो ये सब कचरा अगर वहाँ पे जाएगा तो वो सब गंगा में आएगा। तो हमें निश्चित रूप से जो अभी तक होता रहा उनसे बचना है, गंगा को संवारना है और इसकी पवित्रता बनाए रखनी है। और गंगा के साथ साथ अभी ये हमारी साथ ही रिस्पना है। रिस्पना क्योंकि उसी की सहायक नदी है, तो इसमें भी जितने नाले गंदे उसमें जाते थे उनको टेप करने के नमामि गंगे में ही उनको सीवर से जोड़ने का काम किया जा रहा है। तो ये अच्छे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो गंगा को तो स्वच्छ करेंगे, लेकिन और वैदिक महत्व भी है इन नदियों का। नहीं, मेरा एक और भी साथ में सुझाव कि गंगा के साथ साथ जो हम साथ की नदियाँ कर रहे हैं, यही जो प्रोजेक्ट है वो यमुना नदी में भी करें जी। तो वो भी हमारे तीर्थों के साथ जुड़ी हुई आस्था से जुड़ी रहे हैं, और वो भी इसी तरह से बहुत महत्वपूर्ण और जीवनदायिनी हमारी नदी है। जी जी जी। उमेश जी, बहुत सारी योजनाएं जब हम बात कर रहे हैं 2014 के बाद विशेषतर और विगत 8 वर्षों में हमने जो देखा, बहुत सारी योजनाएं आई हैं, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के और मैं कहूँगा सूक्ष्म उद्योग को ऊपर उठाने से लेकर के, और जो कामगार सम्मान निधि वगैरह, अटल पेंशन योजना। तो आपका एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपका क्या अनुभव है कि धरातल पर ये कितनी उतर पाई हैं? बेटी बचाओ का है जी। आज हम एक तो हमारी जो रेशियो है लिंग जी, उसको मतलब बराबर लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। जेंडर रेशियो, हाँ, जेंडर जो लिंग अनुपात, हाँ, इस अनुपात को बराबर रखना राष्ट्र के लिए बहुत उपयोगी है जी। और इसके साथ साथ जी वो भी हमारा, हम कहते हैं कि हमारी बेटी आज किसी से कम नहीं है, तो बेटी पढ़ के आप देख ही रहे होंगे कि कहाँ अभी जब चाहे वो खेल का हो, चाहे हमारे किसी भी क्षेत्र का हो, पुलिस हो, अब तो प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे ये जो कोर्स हैं जी, जैसे एनडीए वगैरह, इनमें भी बेटियों को प्रोत्साहन के लिए उनका कोटा बना दिया है कि वो जाएंगी और देश की सुरक्षा में काम करेंगी जी जी। तो ये बहुत बड़ी राष्ट्रीय महत्व से जुड़ा एक और सोच है जी जी, राष्ट्रीय महत्व से जुड़ा एक और संस्थान जो हमारे प्रदेश में है, RIMC। मैंने सबसे पहले कहा ना, उसमें भी ये शुरुआत हो चुकी है कि ये एक सोच जो है प्रधानमंत्री जी की हर क्षेत्र के लिए जी। आज बेटी की भी बात कर लो आप, चाहे जनधन की बात कर लो, इसके अलावा बहुत बड़ा काम स्वास्थ्य के ऊपर जी। पहले कोई परिवार में कोई बीमार हो गया था, कहाँ जाते थे लोग? अपनी ज़मीन मकान गिरवी रखते थे। तो आज 5 लाख का अटल आयुष्मान योजना है जी, और उनको लाभ मिलता है। आयुष्मान भारत के तहत बहुत लोगों को, मुझे लगता है बहुत लोग लाभान्वित हुए हैं। हाँ, और बहुत है। विशेषकर जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से आते थे, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से लोग आते हैं, उनके लिए लाभ ले रहे हैं, वरदान सिद्ध हुआ है। और अभी आपने एक बात की थी जी, कामगार वाली जी। उसमें हमारे जो ये मजदूर हैं जी, और जो निर्माण से संबंधित हैं, असंगठित वाले में भी उनके लिए तो बीमा योजना और दूसरे कल्याण योजना हैं, लेकिन जो विशेषकर हमारे निर्माण से संबंधित हैं उनके लिए अलग एक, जिसमें फ्री में उनको मशीनें दी जाती हैं। उनकी मतलब अगर बीमार हो जाएं तो यहाँ तो 5 लाख का है, वहाँ तो अगर 20 लाख का भी उनको ज़रूरत है तो ये श्रम बोर्ड हमारा देता है। उनकी लड़की की शादी पे 50,000 देता है जी। तो और बहुत सी इतनी योजनाएं हैं उसी के अंदर जी। एक योजना के अंदर 25 योजनाएं हो रहे हैं। तो जरूरत है लोगों के जागरूक होके उन योजनाओं का लाभ लेने का जी। अब उसके कार्ड बनते हैं, वो कार्ड बनाने के लिए तो जब तक
सब आजकल जी बायोमेट्रिक है, अंगूठे के निशान तो वही आगे बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ें मतलब आप अगर अध्ययन करेंगे, एक एक योजना के पीछे कई कई योजना है जी। अगर अटल आयुष्मान की है तो उसमें अटल के साथ उसके साथ साथ हॉस्पिटलों को नया बढ़ाने का भी एक काम है जी। आप उसको भी देखें, नए नए हॉस्पिटल बनाने हैं हमको, और वो उस पर काम कर रहे हैं जी। वो हॉस्पिटलों को उच्चीकरण कर रहे हैं सरकारी जी। वो सब इसी योजना के साथ है। भाई हम अगर किसी को स्वास्थ्य लाभ देंगे, अगर हमारे संसाधनों में हॉस्पिटल वगैरह, तभी तो हम गांव तक पहुंचेंगे। मैंने अभी सबसे पहले एक बात की थी जी कि प्रधानमंत्री जी को इसलिए हम बार बार धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक गांव से जिला, शहर, प्रदेश और देश तक पहुँचाने के लिए ये सारी योजनाएं, इसकी एक कड़ी है जी। कि हमारा गांव मजबूत हो, जिला मजबूत हो, प्रदेश मजबूत हो और देश अपने आप ही आगे बढ़ेगा, तरक्की सीधी बात हम उस पर आते हैं जो महात्मा गांधी जी ने कहा है कि पंचायतें मजबूत होंगी तो भारत मजबूत होगा, पंचायतें मजबूत होंगी तो लोकतंत्र हमारा मजबूत होगा। तो वहीं कहीं ना कहीं हमें ये इन योजनाओं के पीछे वो सोच दिखाई देती है कि अगर आखिरी व्यक्ति तक वो सुविधाएं पहुंच जाएं तो अपने आप देश का चहुमुखी विकास हो सकता है। हम बात कर रहे थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना पर, और महिलाओं से जुड़ी एक और योजना मुझे ध्यान आती है, वो है उज्ज्वला योजना। तो देखो, कभी कल्पना की थी जी कि हमारी बहनें या माताएं चूल्हा फूकते फूकते जी पता नहीं कितने उनको रोग लग जाते थे। तो ये मैंने इसीलिए हम फिर धन्यवाद देते प्रधानमंत्री जी का कि एक सोच लेके कि हमारी बहनों को उससे भी छुटकारा मिले और ये फ्री में गैस उपलब्ध की जा रही है। अब हमारे जो नई सरकार अभी उत्तराखंड में बनी है, 3 सिलेंडर जी उज्ज्वला योजना के तहत 3 सिलेंडर प्रतिवर्ष मुफ्त दिए जाएंगे जी। उसमें ये कड़ी प्रदेश ने भी अपना और जोड़ा है जी। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना भी है, बहुत उनके कई तरह के हैं जी, जिसमें केवल मैं समझता हूँ 12 रुपए के साथ में आप पूरा उनका 12 रुपए केवल उसका प्रीमियम देना है, और उसके बाद उनका मतलब जीवन रक्षक के रूप में बीमा है जी जी, वो होता है जी। उमेश जी, एक पर्सनल सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इतने लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में हैं और लोग आपको काऊ के नाम से बुलाते हैं और इतना प्यार देते हैं, ये एक उपनाम ऐसे ही नहीं मिल जाते हैं, जनता का प्यार होता है जो आपके साथ चल रहा है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप जो है इस सार्वजनिक क्षेत्र में या सोशल सर्विस में मैं कहूँगा, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही आपकी? आज एक आपने ऐसा सवाल पूछा है जी, जिसको जी मेरे दादाजी हैं अमीचंद शर्मा जी, जब 150 वर्ष पूर्व अंग्रेजों का हमारे राज चल रहा था जी, और छोटे छोटे जो टुकड़ों को आपस में भिड़ाकर, और जो उससे पहले मुस्लिम राज्य मतलब सत्ताएं थी जी, तो उस समय आप यकीन मानेंगे कि 1910 में एक पुस्तक का प्रकाशन हुआ, वाल्मीकि प्रकाश जी। तब उससे पहले उनका एक नारा था दादाजी का, हिंदी जी, हिंदू, हिंदुस्तान। और जबकि उनको हिंदी नहीं आती थी जी, जब वो होशियारपुर में पैदा हुए थे, और वो अपना 12 वर्ष की उम्र में ही जनसेवा में निकल गए, और आर्य समाज के साथ लाहौर में तब उन्होंने एक हिंदी प्रेस में, वो तो संस्कृत के ज्ञाता थे जी, और तब उन्होंने वो सीखा, और फिर आर्य समाज के साथ मिलकर जब एक लाल बेग, ये मुस्लिम वो था, हमारे जो वाल्मीकि भाई थे, ये सब अपने जो कोई मर जाता था तो उसको दफनाता था, निकाह करते थे, या ईसाई बन रहे थे, उस समय उनके बीच में उनको हिंदू धर्म के साथ ब्याह शादी कराना और अपने को स्वच्छता का नारा, साफ रखने का नारा, और हिंदू को मतलब हिंदी और हिंदुस्तान को बढ़ाने के लिए उन्हें सबको हिंदू धर्म में आस्था जगाने का काम उन्होंने किया। और वो फिर ये करते करते
जब 47 में ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, उससे पहले यहाँ आकर देहरादून में बस गए, अज्ञातवास में रहने लगे जी। तो उसके बाद हमारे ताऊ जी थे BN शर्मा, तो उनके साथ ही वो भी आए थे, तो ये जनसंघ के संस्थापक में थे जी। आप ताज्जुब करेंगे कि करणपुर वगैरह में पहला 51-52 में जो जनसंघ का टिकट नगर पालिका का था वो लड़े थे जी। अब बाद में वो दिल्ली चले गए थे जी, जी। और उसके बाद फादर यहाँ ये अजबपुर था, इसके 2 बार प्रधान रहे जी। मैं भी 2 बार प्रधान रहा जी। मैं पंचायत के मेंबर से लेके पंचायत मेंबर, उप प्रधान, प्रधान, BDC मेंबर, पूरी कोई सीढ़ी ऐसी नहीं है जिसमें आप अब उस विचारधारा को आगे ले जाने में वही प्रेरणा से हम काम कर रहे हैं सक्षम और हमारे और आप जो हैं अब सही जगह आकर खड़े हुए हैं और सही झंडा आपने उठाया, इसकी आपको बधाई है। और जब बात होती है कि जनप्रतिनिधि से हम बात करते हैं तो मैं अपने आप को रोक नहीं सकूंगा कि आपका रिपोर्ट कार्ड भी जनता के सामने रखा जाए। आप कृपया जल्दी से बताएं क्योंकि समय समाप्त हो रहा है कि आपके क्षेत्र में क्या क्या कार्य हो रहे हैं। ये 2012 जी में रायपुर क्या था, आज रायपुर सबके सामने है जी। सड़कों का जाल बिछाने का, और सबसे बड़ी पानी की समस्या थी। लगभग 40-45 ट्यूबवेल, 30 के करीब ओवरहेड टैंक जी, और ये फ्लाईओवर जी, ये स्टेडियम जो बना है जी क्रिकेट का, भगवाना जी को मैंने ही ले जाके ज़मीन वगैरह दिखाई थी जी क्रिकेट की। और नए नए रायपुर के जो बाईपास टाइप होते हैं, जैसे हमने IS जो हमारा IIT पार्क है जी, वहाँ से हम एक रोड लाए जो स्वास्थ्य निदेशालय के पीछे से पॉलिटेक्निक होके यहाँ आती है। बिल्कुल। और मालदेवता के आसपास कई रोडों को हमने मालदेवता और सहधारा रोड से जोड़ने के लिए कई रोड बनाई जी। दूर दराज के जहाँ हमारे क्षेत्र है वहाँ तक नई नई रोडें ले जाने का जी। कई जगह पुल थे, जैसे दिव्य विहार में था, मियांवाला में, और नेहरू ग्राम को जोड़ने का, नेहरू ग्राम तुन वाले को जोड़ने का जी। और इतने अगर मैं गिनाने लगूं, निसंदेह आप अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि एक सोंग डैम, एक ऐसा प्रोजेक्ट आ रहा है कि आने वाले समय में देहरादून शहर के अंदर पानी की दिक्कत नहीं रहेगी 4 साल बाद। बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा लगा आपसे ये सारी जानकारियाँ प्राप्त करके, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। निसंदेह आपने अच्छे काम किए हैं, इसी वजह से रिकॉर्ड मतों से आप जीतते चले आ रहे हैं और जनता का प्यार इसी तरह से आपसे बना रहे। इस कार्यक्रम में आप आए, आपने केंद्र सरकार की जो योजनाएँ हैं उनके बारे में प्रकाश डाला, किस तरह से आप लोग उसको क्रियान्वयन उसका कर रहे हैं प्रदेश के स्तर पर। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये था हमारा आज का सरोकार, जिसमें हमने चर्चा की विधायक उमेश शर्मा काऊ जी से, जिन्होंने राज्य और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसके बारे में विस्तृत रूप से बताया कि किस तरह से उनका कार्यान्वयन इस समय प्रदेश में किया जा रहा है। तो दूरदर्शन उत्तराखंड की ओर से सरोकार कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।